Hello everybody, this is Sejati Deshwal and I welcome you all again to another lecture for CA Foundation Business Economics Mission 15 series। और आज इस क्लास के अंदर we are going to take up questions from chapter number 9 that is international trade। Total 70 questions हम take up करेंगे and ये questions इन क्वेश्चंस का सोर्स है पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, एमटीपीज, आरटीपीज, सारे ही आईसीआई के क्वेश्चंस है और काफी अच्छे क्वेश्चंस है। एंड सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस हम टेकअप नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू टेकअप सम क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 ये ऑलरेडी हम मिशन 15 सीरीज के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो मैक्रो के टॉप 300 क्वेश्चंस हमें टेकअप करने थे ना, तो ये उस सीरीज का लास्ट डिस्कशन होगा। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस को टेकअप नहीं किया है, नहीं देखा है, तो एक बार आपको डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को भी देखना चाहिए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो आप एक बार टीम से कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको ये पीडीएफ, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देगी। ओके, ऑल्दो आपको कोशिश यही करनी कि जब मैं आपके साथ इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रही हूँ, मतलब इस सीरीज के अंदर मैं डिस्कशन कर रही हूँ और आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसी टाइम पे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपको अपने दिमाग में आंसर को फ्रेम करना है, राइट। इससे दो चीजें अच्छी होंगी, जैसे कि अगर आपने जो ऑप्शन सोचा कि ये इसका आंसर है और वो आंसर मैच हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बाय चांस अगर आपसे गलती होती है तो दोबारा से आप एग्जाम में सेम गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन काफी सिंपल है। ये पूछता है कि एस्केलेटेड टैरिफ होता क्या है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे, राइट। देखो, मैं दो तरीके से डिस्कशन करती हूँ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे मुझे लगता है कि सारे ऑप्शन डिस्कस होने चाहिए, कंसेप्चुअल है या ट्रिकी है, ठीक है, तो वहां पे हम सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन काफी सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एस्केलेटेड टैरिफ होता क्या है, उसका मतलब अपने को बताना है, तो बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैं खाली कंसेप्ट बताती हूँ एंड देयर आफ्टर जो राइट आंसर है उसको हम टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ओके, सो इससे अपना इफेक्टिवनेस भी आता है और एफिशिएंसी भी आती है। ओके, अब आता है कि एस्केलेटेड टैरिफ होता क्या है। तो हमने डिफरेंट टाइप के टैरिफ्स देखे थे, राइट। एस्केलेटेड टैरिफ का मतलब होता है कि अगर आप कहीं से इंपोर्ट करते हो, राइट, और अगर आप फिनिश्ड गुड इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। एंड अगर आप जिस चीज से, जिस रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड बना हुआ है उसको इंपोर्ट करोगे तो अपने को कम टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि इंडिया के किसी बंदे ने या इंडिया में जो इंपोर्टर है उन्होंने यूएसए से अगर प्लास्टिक की बोतल इंपोर्ट करी तो वहां पे प्लास्टिक की बोतल इंपोर्ट करने के ऊपर टैरिफ ज्यादा है। वेयरएज अगर आप खाली रॉ प्लास्टिक इंपोर्ट करते हो तो अपने को टैरिफ मतलब टैक्स कम पे करना पड़ता है या इंपोर्ट ड्यूटी कम पे करनी पड़ती है। इस टाइप की टैरिफ के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। एस्केलेशन का मतलब होता है बढ़ाना, कि रॉ मटेरियल अगर आप इंपोर्ट करोगे और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर कर रहे हो तो गवर्नमेंट कम टैरिफ लगाती है, लेकिन अगर आप वही फिनिश्ड गुड इंडिया के अंदर इंपोर्ट करोगे तो वो ज्यादा टैरिफ लगा रही है। तो इस टाइप के टैरिफ को हम क्या कहते हैं, एस्केलेटेड टैरिफ। तो खाली वो मतलब पूछ रहा है कि एस्केलेटेड टैरिफ होता क्या है, तो मैंने आपको बता दी, इसी पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि एस्केलेटेड टैरिफ और टैरिफ का रेट होता है कौन सा, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स मतलब फिनिश्ड गुड, उसके ऊपर जो टैरिफ लग रहा है दैट इज ग्रेटर देन द टैरिफ ऑन रॉ मटेरियल, राइट। सो दिस इज योर आंसर। बाकी सारी चीजें अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक दोहा एजेंडा के अंदर क्या था। सो डिफरेंट राउंड हुए हैं, डब्ल्यूटीओ जब बना है आपका, और ये राउंड्स आपके होते रहते हैं। तो दोहा राउंड में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कशन हुई है दैट इज एग्रीकल्चरल गुड्स, ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये था। मैन्युफैक्चर्ड गुड के अंदर ट्रेड नहीं, राइट। तो ये मार्केट एक्सेस, ये सब कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं हुए थे, मतलब डिस्कस हुए थे बट सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसके ऊपर ज्यादा डिबेट हुआ था दैट वाज ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स। तो सेकंड का आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड का आंसर वुड बी ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर अबंडेंस। आप पहले बताओ कि जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी इंटरनेशनल ट्रेड की, फैक्टर अबंडेंस कौन सी थ्योरी इस बारे में बात करती है। सो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी ना, हेक्सर-ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और हेक्सर-ओलिन थ्योरी क्या कहती थी, फॉर एग्जांपल यूएसए है, राइट। तो यूएसए एक कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है, तो उसके पास कैपिटल की अबंडेंस है, तो उसको वो सामान बनाना चाहिए जो कैपिटल से बनता है और उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। वेयरएज अगर मैं इंडिया जैसी कंट्री की बात करूं जहां पे अबंडेंस किस चीज की है, लेबर की अबंडेंस है, सो इंडिया को ऐसा सामान बनाना चाहिए जहां पे बनाने में लेबर लगता है और उस सामान को बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए। सो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फैक्टर अबंडेंस इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जब आप डिसीजन लेते हो और कि मुझे क्या बना के एक्सपोर्ट करना है या क्या इंपोर्ट करना है, राइट, तो कौन सी ऐसी थ्योरी थी जो फैक्टर अबंडेंस को कंसिडर करती है, दैट नेम ऑफ दैट थ्योरी इज हेक्सर-ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। तो ये सारी थ्योरी नहीं बात कर रही थी। आगे चलेंगे, यस। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल एल्स इक्वल। अगर मैं सारी चीजों को कांस्टेंट मान लूं, इसका मतलब क्या है, ऑल एल्स इक्वल मतलब सारी चीजों को कांस्टेंट मान लूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या बात सही है।
इफ कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया डेवलप द टेस्ट फॉर इंपोर्टेड कमोडिटीज, जैसे कि आप इंडिया के कंज्यूमर हो एंड अब आपको चस्का लग गया कि आप ना इंपोर्टेड चाय ही पियोगे ऐसा, एंड डिसाइड टू बाय, और आप कहते हो कि अब तो मैं चाय यूएसए से इंपोर्ट करके ही पीऊंगा, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा आपको ये बताना है। नंबर 1, डिमांड कर्व फॉर डॉलर शिफ्ट टू राइट। यस बेटा, देखो अब आप मेरी बात सुनना, अगर आप यूएसए से चाय इंपोर्ट करोगे तो यूएसए से चाय इंपोर्ट करने के लिए पेमेंट अपने को डॉलर में करनी पड़ेगी, तो आपको डॉलर बाय करना पड़ेगा, तो आप रुपी को सेल करोगे बैंक में और डॉलर को बाय करोगे, तो डॉलर को जब आप बाय करोगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू राइट। ये बात बिल्कुल सही है कि डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा और इंडियन रुपी एप्रिशिएट हो जाएगा, ये गलत है। इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है, क्यों? क्योंकि डॉलर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी कंपैरिजन में जो दूसरी करेंसी है यहाँ पे रुपी, वो डेप्रिशिएट होगा। मैम डॉलर कैसे इंक्रीज हो रहा है? अरे किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा ना, तो डॉलर एप्रिशिएट होगा और रुपी डेप्रिशिएट होगा। सो यहाँ पे सिर्फ इतना पोर्शन सही है, जो इसका दूसरा हिस्सा है इस ऑप्शन का वो गलत है, देयरफॉर ये ऑप्शन सही नहीं है। आगे, सप्लाई ऑफ यूएसए डॉलर श्रिंक, ये गलत है बेटा। सप्लाई ऑफ यूएसए डॉलर, हाँ ये ठीक है, ठीक है, सप्लाई यूएसए डॉलर की श्रिंक हो जाएगी, मतलब उसकी डिमांड बढ़ेगी ना, एंड देयरफॉर इंपोर्ट प्राइस डिक्रीज, ये गलत है। इसका इंपैक्ट पता क्या आएगा? इंपोर्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब अपने को इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा क्योंकि डॉलर महंगा होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। डिमांड कर्व डॉलर का राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल, मैंने आपको रीजन बता दिया, एंड इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, और ये रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है तो उसके कंपेरिजन में जो सेकेंड करेंसी है दैट इज रुपी, वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अगला जो ऑप्शन लिखा भी हुआ है वो इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट है जो गलत है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमने काफी सारे फायदे पढ़े थे, इंटरनेशनल ट्रेड को करने के फायदे क्या हैं, बट हमने डिसएडवांटेजेस भी पढ़ी थी कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड का नेगेटिव इंपैक्ट क्या आता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना कि इसमें से डिसएडवांटेज क्या है। देखो जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो कंज्यूमर के लिए चॉइस बढ़ जाती है डेफिनेटली। अगर हम ऐसा मान लें कि भाई बाहर से इंपोर्ट करना आपकी कंट्री में अलाउड ही नहीं है, तो मतलब जो इंडियन कंज्यूमर है उनको वही सामान मिलेगा सिर्फ जो इंडिया के अंदर मिलता है, ठीक है। सो मतलब उनकी चॉइस इतनी नहीं होगी, सो देयरफॉर ये तो एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज नहीं है। वो मुझसे पूछ रहा है कि डिसएडवांटेज कौन सी है। दूसरा, रिस्क ऑफ डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। यस बेटा, कहता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लग जाओगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के सहारे आप नहीं बैठोगे आप, और आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, राइट। और ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि देखो अपनी कंट्री के जो ब्रिटिश रूल करके गए थे वो अपनी कंट्री के अंदर आए क्यों थे, वो अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड करने के लिए आए थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा पूरा का पूरा बिजनेस ट्रेड उन्होंने कंट्रोल कर लिया और इवेंचुअली उन्होंने अपनी कंट्री को कंट्रोल कर लिया। सो जब आप किसी कंट्री की जो लोग हैं वो अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए फॉरेन गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, दैट इज डेफिनेटली अ डिसएडवांटेज, राइट। तो यहाँ पे रिस्क क्या है, डिपेंडेंस ऑन दी टू मच डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड गुड्स। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होती है, ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज क्या है, 5th का बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या है? लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर से सामान इंपोर्ट करते हो, राइट, या आप बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करते हो और उससे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो कुछ परसेंटेज सामान या कुछ परसेंटेज रॉ मटेरियल आपको इंडिया से यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको उसको सोर्स करना पड़ेगा फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप प्लास्टिक की बोतल बनाती है कोई कंपनी इंडिया के अंदर, और उसको प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए प्लास्टिक लगता है, तो जितना भी वो प्लास्टिक उसका यूज होता है एक साल के अंदर, लेट्स से उसका 20% प्लास्टिक कहाँ से उसको लेना पड़ेगा, इंडिया से लेना पड़ेगा। मतलब आप 100% अपना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो इस टाइप की रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। एक बार ऑप्शन पढ़े, अ लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। तो क्या ये क्या शो करती है कि कोई लिमिट लगा रही है ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट? नहीं, राइट। सब्सिडी है? नहीं। अ रिक्वायरमेंट दैट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, कि भाई कुछ तो सामान तुम अपना लोकली डालोगे उसके अंदर। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 6th का आंसर वुड बी ए, 6th का आंसर वुड बी सी। अज्यूम दैट ₹70 इज नीडेड टू बाय। हाँ, ये क्वेश्चन अपने को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, सुने ध्यान से। वो क्या कह रहे हैं, कहता है ऐसा मान लेते हैं दैट अब एक आपको चाहिए $1 बाय करने के लिए ₹70। सो मतलब ये कोड दिया हुआ है, ऐसे भी एक्सचेंज रेट ये चल रहा है कि $1 इज इक्वल टू ₹70। इसको हम कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट।
ओके ये लिखा भी हुआ है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दैट इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू ₹70 पर डॉलर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, $1 इज इक्वल टू ₹70 नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। सपोज दैट प्राइस इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ₹200 इन इंडिया। सो मतलब ऐसा मान के चलो कि अगर आप कोई इंडिया में कोई गुड्स लेने के लिए जाते हो ना, तो आपको उसके लिए 200 रुपये पे करने पड़ते हैं, और अगर आप वही गुड आप यूएसए में लेने के लिए जाते हो तो आपको $100 पे करने पड़ते हैं। फाइंड आउट द रियल एक्सचेंज रेट, आपको रियल एक्सचेंज रेट यहाँ पे निकालना है। तो रियल एक्सचेंज रेट निकालने का फॉर्मूला, चलो ये लिखा हुआ है, रियल एक्सचेंज रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू में प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, और नीचे हम रखते हैं डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस, राइट। सो यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना दिया हुआ है 70 एंड प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी ऊपर कितना आ जाएगा $100, और नीचे डोमेस्टिक करेंसी कितने की है 200 की, 2 0 यहाँ से कट जाएंगी एंड बेटा कितना आ जाएगा 35। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, 7th का आंसर वुड बी ए। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए। सो अपने को सिर्फ रियल एक्सचेंज रेट निकालना था विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। डन है ये, यस ओके। ये क्वेश्चन देखेंगे, ONGC विदेश लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय इट्स पेरेंट एंटिटी। सो कोई पेरेंट एंटिटी मतलब कोई होल्डिंग कंपनी है, एंड उस होल्डिंग कंपनी का नाम क्या था ONGC, उसने एक अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई जिसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड, ओके। एंड इसका काम क्या है, काम क्या करती है, फॉर एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैसेस आउटसाइड इंडिया, विच टाइप ऑफ द फॉरेन, और ये इंडिया के बाहर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, आपको बताना है कि ये किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है। सो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ब्राउन फील्ड, दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली होता क्या है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जब आप ऑल टुगेदर एक नए टाइप के, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर कोई होल्डिंग कंपनी है और वो यूएसए के अंदर जाकर, है ना, वो ऑल टुगेदर अपने आप से कोई बिजनेस खड़ा करती है, तो उसको हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन मान लेते कि ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, मान लेते कोई इंडिया की कंपनी है एंड ऑलरेडी यूएसए के अंदर कोई कंपनी काम कर रही थी, क्या काम कर रही थी, स्टील में काम कर रही थी, और इंडिया की कंपनी वहां पे जाकर यूएसए की कंपनी के साथ जो ऑलरेडी स्टील में काम कर रही है उसके साथ जेवी बनाकर स्टील में काम करती है, तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इंडिया की होल्डिंग कंपनी ने बाहर जाकर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ कोई टाई अप किया, ऐसा है क्या, नहीं, उसने खुद अपनी सब्सिडरी कंपनी वहां पे बनाई अपना काम करने के लिए। सो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं, और लाइसेंसिंग तो हमने दी नहीं है, ओके, एंड ये जेबी भी नहीं है, क्लियरली पता लग रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 8th का सी। क्वेश्चन नंबर 9th, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इंटरनेशनल ट्रेड इज। सो एडम स्मिथ का मानना था कि इंटरनेशनल ट्रेड जीरो सम गेम नहीं है, इट इज अ नॉन जीरो सम गेम। अब आप मेरी बात सुनना, जीरो सम गेम क्या होता है, जीरो सम गेम का मतलब होता है किसी एक पार्टी को जीतने के लिए दूसरी पार्टी को हारना ही पड़ेगा, ऐसा। बट एडम स्मिथ ने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो जरूरी नहीं है, वो जीरो सम गेम नहीं है, वो जरूरी नहीं कि एक पार्टी को जीतने के लिए दूसरी पार्टी को लूज ही करना पड़ेगा, दोनों पार्टी भी जीत सकती है, मतलब देयर कैन बी अ सिचुएशन ऑफ विन विन। और बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, आपके पास जो सामान बनाने की एडवांटेज है आप वो सामान बना के एक्सपोर्ट करो, और जो सामान बनाने की एडवांटेज आपके पास नहीं है वो सामान आप मत बनाओ, आप उसको इंपोर्ट करो। तो अगर आप इस थ्योरी के बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो इंटरनेशनल ट्रेड जीरो सम गेम नहीं रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक कंट्री को जीतेगी तो दूसरी को लूज करना पड़ेगा। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों ही कंट्री विन विन की सिचुएशन में रहेंगी। सो देयरफॉर एडम स्मिथ ने बोला था कि इंटरनेशनल ट्रेड जीरो सम गेम नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 9th का बी। 10th पढ़ेगा, व्हाट इज हेजिंग। हेजिंग क्या होता है, हेजिंग का मतलब होता है अपने आप को रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना। सो बेसिकली होता है क्या कि जब तुम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हो, चाहे आप बाहर से सामान मंगवाते हो, आप बाहर से सामान मंगवा रहे हो, मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पे भी अपने को फॉरेन करेंसी लगेगा, या फिर आप एनीवेज अगर फॉरेन करेंसी में ट्रेडिंग भी करते हो तो हमेशा फॉरेन करेंसी के अंदर रिस्क रहता है कि फ्लक्चुएशंस होने का, राइट। सो कोई भी ऐसा इंपोर्टर है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो डील करता है फॉरेन करेंसी के अंदर, तो वो अपने आप को हेज करके चलता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलता है कि अगर फॉरेन करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशन आती है, राइट, जिससे उसको लॉस हो सकता है, तो वो आज ही हेजिंग कर लेगा। इट इज लाइक इंश्योरेंस। सो हेजिंग होती क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन नहीं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन प्राइस मूवमेंट इन एन एसेट। हाँ, हम प्रोटेक्शन तो करते हैं, लेकिन
हम प्रोटेक्शन जो यहाँ पे कर रहे हैं वो किसके अगेंस्ट कर रहे हैं कि कोई प्राइस तो नहीं चेंज हो जाएगा किसी एसेट का। बेटा एसेट का मतलब क्या है, आपने अगर कहीं पे ट्रेड किया हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट किया, वो भी तो आपका एसेट ही है। व्हेन एक्सचेंज रेट इज अनलॉक, नो बेटा, एंड नन ऑफ दिस, ये तो कुछ भी लिखा हुआ है सी में तो, कि जब एक्सचेंज रेट आप अनलॉक करते हो फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसको हम हेजिंग कहते हैं। हेजिंग का मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना कि कहीं आपका जो प्राइस है उसके अंदर चेंज ना आ जाए और वो चेंज आपके लिए नेगेटिव ना हो, इसलिए आप हेजिंग करके चलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप मिस्टर ए हो, ठीक है, और मिस्टर ए ने यूएसए से कहीं से लोन लिया था और ये लोन लिया था डॉलर 1 लाख रुपए का, और ये लोन का टर्म कितना था, ये लोन आपने 5 साल के लिए लिया था। ओके, सो अब जब आपने इसको लिया, जिस दिन लोन लिया वहां पे $1 इज इक्वल टू ₹80 है। अब आज से 5 साल के बाद $1 इज इक्वल टू ₹80 तो नहीं रहेगा। अब आज से 5 साल के बाद जब आपको इसको रीपे करना है, मान लेते हैं कि अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि $1 इज इक्वल टू ₹150 हो गया, तो मतलब आपको पैसा अब ज्यादा पे करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा $70। मतलब आपके लोन का अमाउंट तो आप $1 लाख ही है, बट इसको आप रुपी में कन्वर्ट करोगे ना, तो आज कितना अमाउंट आप ले रहे हो, 80 इंटू 1 लाख ऐसा, बट जब आप इसको रीपे करने के लिए जाओगे तो 150 इंटू 1 लाख हो जाएगा। तो ये रिस्क है कि आप जो करेंसी है वो फ्लक्चुएट हो जाएगी, उसका प्राइस चेंज हो जाएगा। उस रिस्क से अपने आप को बचाने के लिए आज आप हेजिंग कर लेते हो, सो दैट इज कॉल्ड हेजिंग। अपने आप को आप जब प्रोटेक्ट करके चलते हो अगेंस्ट द रिस्क जो प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से आ सकता है, दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज नोन एज हेजिंग। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हीकल करेंसी क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ व्हीकल करेंसी क्या होती है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा पर्सन है जो है मिस्टर ए, और मिस्टर ए कहाँ का है, मिस्टर ए इंडिया के हैं, राइट, और मिस्टर ए इंपोर्टर हैं, ये इंपोर्ट करते हैं यूएसए से सामान। सो बेटा यूएसए का सुना, यूएसए भी आप मत लिखो यहाँ पे, ये सामान इंपोर्ट करते हैं, मान लेते हैं यूके से, ठीक है। अब मिस्टर ए इंडिया है, इंडिया के बंदे हैं, तो इंडिया के बंदे जो इंडिया है उसका होम करेंसी क्या है, रुपी है, और जहां से वो सामान कर रहे हैं इंपोर्ट, मान लेते हैं उनका नाम है मिस्टर जॉन, वो कहाँ के हैं, यूके के हैं, और यूके की करेंसी कौन सी है, पाउंड है। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने जो भी सामान इंपोर्ट किया ना, वो इंपोर्ट को लेकर या जो भी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मिस्टर जॉन जो एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है, ये ट्रांजेक्शन ना रुपी के अंदर हो रही है, ये ट्रांजेक्शन ना पाउंड के अंदर हो रही है, ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डॉलर के अंदर। तो यहाँ पे डॉलर व्हीकल करेंसी बन जाएगा। व्हीकल का मतलब जो इस ट्रांजेक्शन को चला रहा है, व्हीकल चला रहा है, राइट, तो उसको हम कहते हैं व्हीकल करेंसी। सो व्हीकल करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जो सबसे ज्यादा जनरली यूज की जाती है, एंड वो डॉलर है, यूएसए डॉलर है। ये एक ऐसी करेंसी है जो दो पार्टीज जो ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, उनमें से किसी भी पार्टी की ये होम करेंसी नहीं है। एक बार आप पढ़ो इसका मतलब। सो व्हीकल करेंसी क्या है, एक ऐसी करेंसी जो वाइडली यूज्ड है, हाँ, टू डिनोमिनेट द इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अपने एग्जांपल के अंदर ये जो परचेज सेल हो रहा था, इसको डिनोमिनेट करने के लिए आप जिस करेंसी का यूज कर रहे हो वो डॉलर है, ये वाइडली यूज्ड है, एंड मेड बाय द पार्टीज इवन व्हेन इट इज नॉट द नेशनल करेंसी ऑफ आइदर ऑफ द पार्टी। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जब ये दोनों पार्टी इसके अंदर ट्रांजेक्शन करिए कि डॉलर उनमें से किसी की भी होम करेंसी ना हो। सो दिस टाइप ऑफ करेंसी इज नोन एज व्हीकल करेंसी। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 11th का आंसर वुड बी ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्रिएशन ऑफ फ्रेश एसेट एंड प्रोडक्शंस आर इंक्लूडेड इन व्हिच टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको ये बताना है कि जब आप किसी नई कंट्री के अंदर जाते हो, वहां पे नया एसेट बनाते हो, नई इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, मतलब जाकर किसी और के साथ आप मर्जर नहीं कर रहे, एक्विजिशन नहीं कर रहे, जेबी नहीं बना रहे, फ्रेश स्टार्ट करते हो, तो उस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बता भी दिया। 12th का आंसर वुड बी डी। दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। टेंशन मतलब ये थोड़ा सा रेपिटेशन हुआ है, तो मैंने 2 क्वेश्चन नीचे एक्स्ट्रा ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंपोर्ट कोटा। सो बेटा इंपोर्ट कोटा लगाने का प्राइमरी पर्पस होता क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है। हम कोटा, देखो कोटा कुछ नहीं होता, कोटा लिमिट होता है। सो हम जब लगाते हैं कोटा, तो कोटा लगाने का पर्पस भी यही है, टू लिमिट द इंपोर्ट। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आपकी कंट्री के अंदर ज्यादा इंपोर्ट हो। ओके, सो कुछ वो टैरिफ बैरियर ले लेती है, कुछ वो नॉन टैरिफ बैरियर ले लेती है। सो कोटा लगाने का पर्पस क्या है, कोटा लगाने का पर्पस है टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। हम इंपोर्ट कम करना चाहते हैं, क्योंकि इंपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। एक तो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते हैं, ऊपर से
अगर आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लग जाओगे, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हार्म होने लग जाएगी, है ना, एंड आपकी कंट्री के लोग टू मच डिपेंडेंट हो जाएंगे ऑन द इंपोर्टेड गुड। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस होती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आप ज्यादा इंपोर्ट करो, तो इसलिए वो लिमिट्स स्पेसिफाई कर देती है कि एक साल में तुम मैक्सिमम कितना इंपोर्ट कर सकते हो, उसे हम इंपोर्ट कोटा कहते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 14, विच एक्सचेंज रेट रिजाइम इज अडॉप्टेड बाय हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेंबर्स। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो लोग हैं, मेंबर्स, बेसिकली कंट्रीज उनकी मेंबर हैं, वो इनमें से कौन सा सिस्टम यूज करती है? हार्ड पैगिंग का। हार्ड पैगिंग क्या होती है? तीन टाइप के एक्सचेंज रेट रिजाइम हम पढ़ते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम, एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम, एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम। हार्ड पैगिंग होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम। हार्ड पैगिंग क्या होता है? हार्ड पैगिंग इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम, जहां पे मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है, वो डिसाइड करेगा एक्सचेंज रेट क्या है, राइट। तो ज्यादातर कंट्री ये यूज नहीं करती बेटा हार्ड पैगिंग। फ्लोटिंग होता है कि मार्केट डिसाइड करेगी, ओके। फ्री फ्लोटिंग मार्केट डिसाइड करेगी, बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं होगा आरबीआई का। और सॉफ्ट पैगिंग होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो ज्यादातर जो मेंबर कंट्री हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो किस टाइप की सिस्टम को यूज करती है? एक्सचेंज रेट के सिस्टम को यूज करते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसको आप सॉफ्ट पैगिंग भी कह सकते हो। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 14th का डी। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर विच थ्योरी, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी थ्योरी ने ये बोला था कि म्यूचुअली गेनफुल ट्रेड पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा कौन सी थ्योरी ने ये बोला था कि अगर एक कंट्री जीतेगी तो दूसरी को हारना पड़ेगा? ऐसी कौन सी थ्योरी थी इंटरनेशनल ट्रेड की जिसने बोला था दैट ट्रेड इज अ जीरो सम गेम? तो ये बोला था मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ने। ओके, सो ये सिंपल क्वेश्चन है, 15th का आंसर वुड बी ए। आगे चलेंगे। हाँ, अगर अपने को अगला ये डिस्कशन समझना है, राइट, तो अगला डिस्कशन समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये टेबल जो बनी हुई है, ये डिस्कशन समझने के लिए, ये डिस्कशन के बेसिस के ऊपर हम 3 क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16th, क्वेश्चन नंबर 17th एंड क्वेश्चन नंबर 18th। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 16th की। ऊपर है क्या, ये टेबल शो करती है लेबर आवर्स, राइट। जैसे कि कंट्री एक्स दी हुई, यहाँ पे ऊपर कंट्री वाई दी हुई है, यहाँ पे उनके लेबर आवर दिए हुए हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंट्री एक्स के अंदर 1 यूनिट बनानी है क्लोथ की, तो आपको 4 लेबर आवर्स लगते हैं। 4 लेबर आवर्स मतलब 4 घंटे लगते हैं लेबर के। ऐसे ही अगर आपको कंट्री एक्स के अंदर 1 यूनिट व्हीट की बनानी है तो 2 लेबर आवर्स लगेंगे। ऐसे ही कंट्री वाई का डाटा है कि अगर आपको कंट्री वाई के अंदर 1 यूनिट क्लोथ की बनानी है तो 1 लेबर आवर लगेगा, एंड अगर कंट्री वाई के अंदर आपको 1 यूनिट व्हीट की बनानी है तो 2.5 लेबर आवर्स लगेंगे। तो ये डाटा दिया हुआ है, क्या शो कर रहा है? लेबर आवर का डाटा। सो इसके बेसिस के ऊपर अब आप क्वेश्चन के आंसर दो। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी निकालो कंट्री एक्स के लेबर्स की इन प्रोड्यूसिंग द क्लॉथ, मतलब वो कितने एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी आप कैसे निकाल दोगे? अच्छा, किसको बनाने में? क्लॉथ को बनाने में वो कितने एफिशिएंट है। सो बेटा ऊपर अपने को रख देना है वर्क और नीचे अपने को रख देना है लेबर आवर। सो बेसिकली प्रोडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्टिविटी आप निकालते कैसे हो? आउटपुट, ठीक है, और नीचे हम क्या रखते हैं? नीचे हम रखते हैं लेबर आवर्स। लेबर आवर्स, अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो। तो हम कितनी आउटपुट की बात करें? 1 यूनिट की। सो ऊपर आउटपुट कितनी रख दी? 1 यूनिट। और कौन सी कंट्री में बात करें? कंट्री एक्स में बात करें। किस टाइप के प्रोडक्ट की बात करें? क्लोथ। तो कितने घंटे लगते हैं? 4। तो डिवाइड कर दो 1/4। तो प्रोडक्टिविटी आपको पता लग जाएगी कितने एफिशिएंट है वो, 0.25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? 16th का डी बन जाएगा। ठीक है, ये डन है ये। अब देखो ऐसे ही आपको कंट्री वाई के लिए निकालना है। क्या कह रहा है वो? व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऑफ कंट्री वाई इन प्रोड्यूसिंग व्हीट। लेकिन वाई में व्हीट निकालने की प्रोडक्टिविटी निकालनी है, फॉर्मूला वही रहेगा। तो 1 यूनिट ऊपर आउटपुट आ गई और नीचे लेबर आवर आ गई 2.5। अब आप देख लो कितना आ रहा है, 1/2.5 इज इक्वल टू 0.4। तो यहां पे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? 0.40 बन जाएगा। ठीक है, सो 17th का आंसर वुड बी सी। ऐसे ही कहता है विच कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो हमने 2 थ्योरी पढ़ी थी। एक हमने थ्योरी पढ़ी थी कंपैरेटिव एडवांटेज की और दूसरी थ्योरी हमने पढ़ी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज अगर अपने को देखना है कि किस कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है किस सामान को बनाने की, तो जिस कंट्री का लेबर आवर कम लगेगा तो उस कंट्री के पास उस सामान को बनाने की एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो यहाँ पे ये किस सामान को बनाने की एब्सोल्यूट एडवांटेज पूछ रहे हैं? किस कंट्री के पास
एब्सोल्यूट एडवांटेज है व्हीट को बनाने की। तो व्हीट का लेबर आवर कहां पे कम लग रहा है, यहां पे। तो मतलब कंट्री एक्स के अंदर अगर तुम 1 यूनिट बनाओगे व्हीट की तो 2 घंटे लगते हैं लेबर के, और अगर वही 1 यूनिट व्हीट की कंट्री वाई के अंदर बनाओगे तो 2.5 आवर्स लगते हैं। तो ज्यादा एफिशिएंट लेबर कहां के होंगे, कंट्री एक्स के होंगे, कंट्री एक्स के होंगे। सो देयरफॉर कंट्री एक्स के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है व्हीट को बनाने की। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, कंट्री एक्स। एंड बेटा क्वेश्चन नंबर 19 अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या कह रहा है वो, विच कंट्री शेल स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ एंड एक्सपोर्ट इट। मतलब ये पूछ रहा है कि अब आप ये बताओ कि क्लोथ में स्पेशलाइजेशन किस कंट्री की है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको क्लोथ बनाकर उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। मतलब हम ये डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो यहां पे मेरे को कंपैरेटिव एडवांटेज निकालनी पड़ेगी, एंड जब आप कंपैरेटिव एडवांटेज निकालते हो ना तो उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे हम निकालेंगे। दोनों कंट्री के अंदर हम देखेंगे, कंट्री एक्स के अंदर भी देखेंगे और कंट्री वाई के अंदर भी देखेंगे। कंट्री एक्स के अंदर क्या देखेंगे, पहले आप ये देखो कि यहाँ पे किस टाइप के प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्लोथ की बात हो रही है ना। तो कंट्री एक्स के अंदर हम देखेंगे क्लोथ, कि क्लोथ को बनाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मतलब कि अगर मैं क्लोथ बनाऊंगी, मतलब कंट्री एक्स का लेबर अगर क्लोथ बनाएगा तो उसको कितनी यूनिट व्हीट की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोथ। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोथ निकालनी है, देखो आप यहां पे निकालो कंट्री एक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोथ। सो क्लोथ को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, तो जिस भी कमोडिटी को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप देख रहे हो तो उसको आप ऊपर रखते हो बेटा। सो क्लोथ का लेबर आवर्स ऊपर रखोगे और नीचे व्हीट का लेबर आवर्स रखोगे। सो कंट्री एक्स के अंदर क्लोथ का लेबर आवर कितना है 4 और व्हीट का लेबर आवर कितना है 2। तो कैसे रखोगे आप इसको, 4/2 तो कितना क्या 2। तो बेटा ये 2 क्या है, यूनिट्स ऑफ व्हीट। तो इसका मतलब ये है कि कंट्री एक्स के अंदर अगर तुम्हें एक एडिशनल यूनिट क्लोथ की बनानी है तो उसके लिए 2 यूनिट व्हीट की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और मैम ऐसे कंट्री वाई के अंदर निकालना है तो हाँ, तो कंट्री वाई के अंदर भी तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोथ, कि क्लोथ को बनाने के लिए कितना यूनिट तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा व्हीट का। तो इसमें भी ऊपर तुम क्लोथ के लेबर आवर रखोगे पहले, और क्लोथ के लेबर आवर कितने 1 राइट, और नीचे व्हीट के लेबर आवर रखोगे विच इज 2.5। तो कितना आ जाएगा देखो 1 डिवाइडेड बाय 2.5, दिस इज कमिंग टू बी 0.4 यूनिट ऑफ व्हीट। तो इसका मतलब समझते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री वाई के अंदर अगर एक एडिशनल यूनिट बनेगी, किसकी, कंट्री वाई के अंदर अगर एक एडिशनल यूनिट बनेगी क्लोथ की, तो उसको कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा व्हीट का, 0.4 यूनिट ऑफ व्हीट। तो अब हम उस कंट्री को बोलते हैं कि उस कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, जो कंट्री को कम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो किस कंट्री को एक एडिशनल क्लोथ की यूनिट बनाने के लिए कम यूनिट व्हीट की सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, दैट कंट्री इज वाई। सो कंट्री वाई के पास क्या बन गया, कंट्री वाई के पास कंपैरेटिव एडवांटेज बन गया क्लोथ को बनाने का। सो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेटा 19th का बी। सो कंट्री वाई को क्लोथ बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए। अंडरस्टूड है ये, यस। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के अंदर क्या कवर होता है। फूड प्रोडक्ट के ऊपर बैरियर्स आते हैं वो नहीं, फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो वो सारी चीजें वहां पे कवर होती है। सो राइट आंसर इज बोथ फूड एंड नॉन फूड ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द रेट बिटवीन करेंसीज। हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आई थिंक आपको ये कंसेप्ट शायद नहीं पता होगा, राइट। ओके, अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वैसे तो काफी आसान कंसेप्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हम उसे कौन सा उस रेट के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर दैट रेट, कौन से रेट के लिए, बिटवीन द करेंसी वाई एंड जी which is derived from the given rate of another set of two pair of currency, let's say x and y and x and z। नहीं समझ में आया, हाँ ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब मैं आपको बोलूंगी तो समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मैंने आपको ना एक कोड दे दिया कि $1 इज इक्वल टू ₹80 है। मैंने एक कोड ही दे दिया, एक कोड मैंने दे दिया कि $1 इज इक्वल टू लेट्स से येन 160 है। अब मैं आपसे पूछती हूँ
कि मैं आपसे पूछती हूँ कि 1 यान कितने रुपए के इक्वल है, अब वो समझ में आ रहा है? तो मतलब मैंने आपको 2 रेट दिए, उन 2 रेट से मैं आपको तीसरा रेट निकालने को कह रही हूँ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकाल पाओगे ना, बिल्कुल राइट। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, इस टाइप की स्ट्रक्चर को जहां पे 2 रेट के बेसिस के ऊपर आप तीसरा रेट निकाल रहे हो, तो देखो वही पूछ रहा है ना कि जो रेट आप निकाल रहे हो वाई और जी का, तो मैं इसको वाई और जी कह सकती हूँ ना कि व्हेन 1 यान इज इक्वल टू कितना रुपए, तो यहाँ पे ये क्या बन गया वाई और जी, जो आप निकाल रहे हो दो करेंसी के बेसिस के ऊपर, जैसे कि एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड जी, ऐसा। तो आप मेरे को बताओ कि इस टाइप के रेट को हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालोगे ना, तो इस टाइप के रेट को हम क्रॉस रेट कहते हैं। सो दो करेंसी के रेट आपके पास अवेलेबल थे, आपने उसे तीसरा रेट निकाल दिया, सो दैट इज नोन एज क्रॉस रेट। ठीक है, इसको आप सोल्व करके निकाल सकते हो बेटा। 1 यान कितने आ जाएगा, 80 अपॉन में 160, सो 80 डिवाइडेड बाई 160, ये बन जाएगा 0.5। सो 1 यान इज इक्वल टू 0.5 रुपी 0.5 ऐसे। सो दिस टाइप ऑफ रेट इज नोन एज क्रॉस रेट। ओके, आगे चले क्या, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। अभी मैंने आपको देखो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का एक क्वेश्चन करवाया मैंने ऊपर, बट मैंने आपको समझाया नहीं कि वैसे कि वो थ्योरी होती क्या है, वैसे आपको आना चाहिए कि वो थ्योरी होती क्या है। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं होती किसी भी कोई सामान को बनाने की। एब्सोल्यूट एडवांटेज का कि जैसे कि अभी आपको क्लैरिटी से यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको समझ पे आएगा कि वीट को बनाने की एब्सोल्यूट एडवांटेज किस कंट्री के पास है, जिसके लेबर आवर कम लग रहे हैं, तो आप बोल दोगे कि भी कंट्री एक्स के पास वीट को बनाने की एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्लियरली पता लग रहा है। एंड अगर आप देखोगे कि क्लोथ को बनाने की एब्सोल्यूट एडवांटेज किस कंट्री के पास है, आपको पता लग जाएगा कि कंट्री वाई के पास क्लोथ को बनाने की एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि उसको लेबर आवर कम लग रहे हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि किसी कंट्री के पास, दोनों कंट्री में से एक कंट्री के पास ही पावर होती है वीट को बनाने की भी एब्सोल्यूट एडवांटेज, और उसको क्लोथ को बनाने की भी एब्सोल्यूट एडवांटेज उसके पास ही है। तो क्या अब इन 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे कंसेप्ट आता है कंपेटिटिव एडवांटेज का, कि ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि 2 कंट्रीज है, लेट्स से एक्स एंड वाई, एंड एक्स के पास ही एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों कमोडिटीज को बनाने की, और वाई के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है किसी भी कमोडिटीज को बनाने की, लेकिन फिर भी वाई दोनों कमोडिटी में से किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हम ये चूज करते हैं कि वो दोनों कमोडिटी में से कौन सी कमोडिटी को बनाने में कम बुरी है। तो वहां पे कंसेप्ट आता है कंपैरेटिव एडवांटेज का, जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, सो क्वेश्चन एक बार पढ़े, क्वेश्चन क्या है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ये थ्योरी कौन सी थ्योरी होती है, जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी होती है, वो नॉर्मेटिव थ्योरी होती है, नॉर्मेटिव इन नेचर, एंड ये हमने डिफरेंस भी तो देखा था, एंड इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फैक्टर प्राइस डिफरेंस। यस बेटा, सो ये नॉर्मेटिव थ्योरी होती है एंड इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फैक्टर प्राइस डिफरेंस। सो 22 का आंसर बनेगा बी। ये अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, जो आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको वो थ्योरी आती है तो, और अगर आपको थ्योरी का मतलब नहीं पता तो आप यहाँ पे उलझ सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे। मर्केंटिलिज्म एडवोकेट। मर्केंटिलिज्म, ये जो कंसेप्ट था आपने पढ़ा था मर्केंटिलिस्ट थ्योरी के अंदर, और वो थ्योरी क्या कहती थी कि एक्सपोर्ट करो, यू मस्ट बी एग्रेसिव इन दी एक्सपोर्ट। ओके, सो वो थ्योरी एग्रेसिव एक्सपोर्ट की बात कर रही थी, ओवर इम्पोर्ट टू एक्यूमुलेट दी वेल्थ, कि भाई अगर किसी कंट्री को वेल्थ जनरेट करनी है तो उसको एक्सपोर्ट ज्यादा करना है ओवर द इम्पोर्ट। तो दैट इज योर आंसर। 24, गैट कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ था, सिंपल क्वेश्चन है, गैट एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1948। 24 का आंसर बन जाएगा बी। 25, डैश डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर, दिस इज रेफर टू एज, उसको हम कहते हैं, उस ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं, उस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। 25 का आंसर बनेगा बी। सो बेसिकली क्या होता है कि मान लेते हैं कि WTO है, WTO के अंदर 3 मेंबर कंट्री है, A, B, C, राइट। तो ये 3 मेंबर कंट्री एक दूसरे के साथ जो ट्रीटमेंट करेंगी वो सेम ट्रीटमेंट होगी, मतलब ये जब तीनों मेंबर कंट्री आपस में ट्रेड करेगी तो ये एक ही टैरिफ रेट फॉलो करेगी, लेकिन जब ये बाहर किसी और के साथ ट्रेड करेंगी तो वो कॉमन रेट नहीं फॉलो करेंगी, मतलब ये आपस में एक दूसरे को फेवर करेंगी, दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। और बाहर वाली कंट्री के साथ जब ट्रेड करेगी जो WTO का मेंबर नहीं है तो उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन करेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 25 का बी बनेगा। आगे 26, ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्व्स। सो एक कंट्री है, बी है, सी है, डी है, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, एंड एक ग्रुप बनाकर इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, एंड वो एग्रीमेंट क्या है कि भाई A, B, C, D जब ये आपस में सामान बाय करेगी, सेल करेगी, ट्रेड करेगी
तो एक दूसरे के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगी। लेकिन जब ये बाहर किसी और कंट्री के साथ ये ट्रेड करेगी तो सब मिलके 10% का, सब मिलके मतलब कि सब 10% का टैरिफ ही लगाएगी। नहीं समझ में आया? जैसे कि कोई और कंट्री होगी, कंट्री ई, सो अगर ए ई के साथ ट्रेड करती है तो उसके ऊपर 10% का टैरिफ लगाएगी, बी ई के साथ ट्रेड करेगी तो 10% का टैरिफ लगाएगी, सी ई के साथ ट्रेड करेगी तो 10% का टैरिफ लगाएगी, डी ई के साथ ट्रेड करेगी तो 10% का टैरिफ लगाएगी। बट ये जब आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे ना तो इनका अग्रीमेंट क्या कहता है कि हम एक दूसरे के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। सो ग्रुप ऑफ कंट्री जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर रही है एंड मे अप्लाई अ कॉमन टैरिफ टू अदर कंट्रीज, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमने आरटीएस पढ़े थे ना डिफरेंट टाइप के, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ब्लॉक। 26 का आंसर बन जाएगा ए। आगे, अ टोटल बैन, अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कहीं पे टोटल बैन लगा दे कि भाई आपको ये पर्टिकुलर कंट्री से, ये पर्टिकुलर रीजन से सामान मंगवाना ही नहीं है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी लगा सकती है या फिर इनडिफाइनेट पीरियड के लिए भी लगा सकती है बिना टाइम पीरियड स्पेसिफाई करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एम्बार्गोस। एम्बार्गोस का मतलब होता है टोटल बैन लगा देना। सो 27 का आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविड एज अ फिक्स्ड या कॉन्स्टेंट परसेंटेज ऑन द मनी वैल्यू ऑफ एन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड। सो ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा टैरिफ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहां पे आप जितना सामान, जितनी मॉनेटरी वैल्यू का सामान बनाओगे उसके ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज आपको टैरिफ पे करना पड़ेगा। सो उस टाइप के टैरिफ के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एड वैलोरम टैरिफ, है ना। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि जो वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप इंडिया के अंदर हो और इंडिया का जो इंपोर्टर है, ठीक है, इंडिया का इंपोर्टर अगर यूएसए से इंपोर्ट करता है, सो टैरिफ क्या है? क्या इंपोर्ट कर रहे हो? लेट्स से टी आप इंपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज टैरिफ डिफाइंड है, तो आपको 10% का टैरिफ लगेगा ऐसा। सो जितनी भी वैल्यू का आप इंपोर्ट करोगे वो 10% लगेगा। अगर आप 2 लाख का इंपोर्ट करोगे तो 2 लाख का 10%, आप 5 लाख की वैल्यू का टी इंपोर्ट करोगे तो 5 लाख के ऊपर 10%। सो इसको हम एड वैलोरम टैरिफ कहते हैं, जो वैल्यू के ऊपर लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव आउटकम ऑफ टैरिफ? आपको बताना। चलो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन ना जिस तरीके से फ्रेम्ड है उसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट काफी सिंपल है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा नेगेटिव आउटकम नहीं है टैरिफ लगाने का, राइट। तो गवर्नमेंट जब टैरिफ लगाती है, मतलब जब टैक्स लगाती है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर रही है, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसमें से अपने को ये चूज करके बताना है कि कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है। सबसे पहले, जब टैरिफ लगता है तो टैरिफ से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है। मतलब क्या? टैरिफ लगने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। दूसरा, प्रोड्यूसर ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री इंक्रीजेस द वेल बीइंग। बेटा ये ना नेगेटिव आउटकम नहीं है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और उसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि जब टैरिफ लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मान लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कॉटन के ऊपर टैरिफ लगा दिया, ठीक है। टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, कितना? 40%, कि बाहर से अगर आप इंपोर्ट करोगे कॉटन तो 40% का टैरिफ पड़ेगा। सो इसका मतलब अगर तुम 100 रुपए की कॉटन इंपोर्ट करते हो तो 40 रुपए का टैरिफ लगकर वो 140 का बन जाएगा। फिर उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर होता क्या है? मार्केट के अंदर इसका प्राइस बढ़ जाता है। मतलब जो ये फॉरेन से जो कॉटन आ रही है, इसका मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ गया। सो इसका फायदा मिलता है किसको? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, मतलब जो इंडियन प्रोड्यूसर कॉटन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो कॉटन है वो चीप होगा। रीजन बिंग क्योंकि टैरिफ गवर्नमेंट ने ज्यादा लगा दिया। सो टैरिफ लगने से फायदा होता है प्रोड्यूसर्स का, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनका वेलबींग बढ़ता है। सो प्रोड्यूसर ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री इंक्रीजेस द वेलबींग। यस, सो ये कोई नेगेटिव आउटकम थोड़ी है टैरिफ की, ये तो फायदा हो रहा है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट द नेगेटिव आउटकम ऑफ टैरिफ। बाकी मैं आपको सी ऑप्शन पढ़ के बताऊं, डोमेस्टिक कंज्यूमर सफर अ लॉस इन द कंज्यूमर सरप्लस। यस, अगेन ये नेगेटिव आउटकम है कि जब टैरिफ लगता है ना, अब इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान किसको हुआ? कंज्यूमर को पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब जो फॉरेन कॉटन को कंज्यूम करते थे वो कॉटन महंगा हो गया है। अब उनको उस कॉटन को कंज्यूम करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर वो कॉटन महंगा हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा टैरिफ की वजह से इंपोर्टर बाहर से जो कॉटन है उसको इंपोर्ट ही ना करना चाहिए, राइट। सो जिसकी वजह से इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा कि जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर कॉटन बना रहे हैं वो अपनी मनमर्जी का प्राइस चार्ज कर पाएंगे। सो जो कंज्यूमर सोवरेनिटी, वो एक प्रिंसिपल है ना कि कंज्यूमर इज द किंग, वो यहाँ पे फोरफिट हो जाएगा क्योंकि कंज्यूमर के ऑप्शन कम हो जाएंगे। सो ये एक डिसएडवांटेज है, ये एक नेगेटिव आउटकम है टैरिफ की, बट अपने को चूज करना कि कौन सा नेगेटिव आउटकम नहीं है।
बाय इग्नोरिंग द कंपेटिटिव एडवांटेज। तो टैरिफ आप लगाते हो तो हम ना इग्नोर करें थ्योरी ऑफ द कंपेटिटिव एडवांटेज जो हमने पढ़ा है। सो हमने कंपेटिटिव एडवांटेज की थ्योरी के अंदर या एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर हम इन थ्योरीज के बेसिस के ऊपर ट्रेड करेंगे तो ओवरऑल सबको बेनिफिट होगा, है ना। स्पेशली अगर मैं बोलूँ कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी को अगर हम फॉलो करेंगे तो ट्रेड विल नॉट बी अ जीरो सम गेम। तो सब जितने भी पार्टिसिपेंट है ट्रेड में सबको बेनिफिट होगा। बट अगर तुम टैरिफ लगा दोगे तो यू आर डूइंग द इंटरवेंशन। ओके, सो आप जो थ्योरी है कंपेटिटिव एडवांटेज की उसको आप उसके प्रिंसिपल को आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। देयरफॉर जो एफिशिएंट प्रोडक्शन है ये उसको रोकेगा। अगेन ये भी एक नेगेटिव आउटकम है टैरिफ की, ये नेगेटिव आउटकम है, ये डिसएडवांटेज है टैरिफ लगने की। तो ये भी अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। सो राइट आंसर अपने क्वेश्चन का बनेगा 29 का बी। और ए इस वजह से नहीं क्योंकि ए अपने आप में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30th, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट। आपको ये बताना है कि अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो उसका इंप्लीकेशन क्या आएगा। सो बेटा जब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है ना तो अपनी कंट्री का जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाता है। मैं आपको रीजन बताती हूँ। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल दो करेंसी है, एक करेंसी अपनी होम करेंसी है रुपी है और दूसरी करेंसी क्या है डॉलर है। सो अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ता है, मैं अपनी होम करेंसी के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि रुपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इन कंपेरिजन टू फॉरेन करेंसी, मतलब इन कंपेरिजन टू डॉलर। सो मतलब मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि रुपी एप्रिशिएट हो रहा है। सो जब रुपी एप्रिशिएट होता है तो हमारी कंट्री से जो लोग इंपोर्ट करते थे, जैसे कि यूएसए का बंदा कोई अपनी कंट्री से इंपोर्ट करता था, राइट, तो उसके लिए इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। मतलब अगर आप इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप बोलोगे एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन जो लोग इंडिया से चीजें इंपोर्ट करते थे उनके लिए इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि डॉलर डेप्रिशिएट हो गया ना, बिकॉज ऑफ विच अब लोग आपकी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, मतलब आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। ओके, सो इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है एक्सपोर्ट के ऊपर। सो ये कहता है कि अगर आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो बेटा मतलब आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इट विल रिजल्ट इन लॉस इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। क्योंकि सामने वाला बंदा अब अगर यूएसए का पर्सन आपकी कंट्री से इंपोर्ट करता था तो वो पेमेंट रुपी में करता होगा, तो अब उसको आपकी रुपी में पेमेंट करने के लिए ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे क्योंकि रुपी एप्रिशिएट हो गया और डॉलर डेप्रिशिएट हो गया है। ओके, बाकी ऑप्शन अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, गलती लिखी हुई, मैंने आपको लॉजिक से बताया। चलो आगे, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ अ लोकल करेंसी। तो इस टाइप के कोड को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के कोड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कोड। ओके, सो ये कहता है कि आप कितने यूनिट एक्सचेंज कर पाओगे फॉरेन करेंसी की फॉर 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कोड। दो कोड हम पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट कोड एंड इनडायरेक्ट कोड, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट कोड। आगे, नोट अ कंपोनेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नीचे इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चारों ऑप्शन पढ़ के ये बताना है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। सो बेटा इक्विटी, अगर आप कहीं पे जाकर किसी कंट्री के अंदर इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप एफडीआई करते हो, अगर आपका परसेंटेज 10% से ज्यादा का है तो। री इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स, आपने जो कमाया दोबारा से आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी एफडीआई का ही कंपोनेंट बनेगा। हाँ, जो आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव कोई रियल एसेट क्रिएट करना नहीं होता। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, खाली स्पेक्यूलेशन करना कि शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे और आप अपना पोर्टफोलियो बेच के आप उस गेन को लेकर निकल जाओगे और किसी और कंट्री के अंदर जाके आप दोबारा से इन्वेस्ट कर दोगे। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई का हिस्सा नहीं है। 32 का आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। वैसे भी हमने 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट देखी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो एफडीआई के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, एज ऑन 1 Feb 2021 आपको बताना है कितने आरटीएज हैं इन फोर्स। सो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, राइट आंसर है 339 आरटीएज। ये पुरानी फिगर है, एज ऑन 1 Feb 2021 का ये पूछ रहा है और आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो कोई रियल डाटा के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही वाला क्वेश्चन बनेगा। तो 339 आरटीएज हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर टू। सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कहता है कि जिस कंट्री के पास जो सामान को बनाने की एब्सोल्यूट एडवांटेज है उस कंट्री को वो सामान बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए, राइट। सो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ऐसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया भी था, ये 2 कंट्री है एक्स और वाई, यहाँ पे, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये 2 कंट्री है एक्स और वाई और ये 2 कमोडिटी हैं व्हीट और क्लॉथ, राइट। सो अगर कंट्री एक्स है
ओके, सो कंट्री एक्स के लेबर आवर कितना लेती है वीट बनाने के लिए? 3 लेबर आवर लेती है, और कंट्री वाई 5 लेबर आवर लेती है, और ये लेती है 7 लेबर आवर क्लॉथ को बनाने के लिए, और ये लेती है 3 लेबर आवर क्लॉथ को बनाने के लिए। तो हम ऐसा बोलेंगे कि कंट्री एक्स के पास वीट को बनाने की एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और कंट्री वाई के पास क्लॉथ को बनाने की एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि कंट्री वाई कम लेबर आवर ले रही है क्लॉथ को बनाने के लिए, और कंट्री एक्स वीट को बनाने के लिए कम लेबर आवर ले रही है। ठीक है, एक बार हम ऑप्शन पढ़ लें। सो ये कंसेप्ट होता है, बाकी यहाँ पे इन्होंने जो एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है उसको थ्योरी में लिखा हुआ है। ओके, क्या है? सबसे पहले द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। नहीं, मैं अगर सेम लेबर आवर यूज करती हूँ कि कोई भी कंट्री, तो जिस सामान को वो ज्यादा बना सकती है हम उसको बोलते हैं कि उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एज द कॉम्पिटिटर, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। जैसे कि कंट्री ए के पास वीट को बनाने की एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ओके, क्योंकि वो एक यूनिट वीट बनाने के लिए 3 घंटे ले रही है, ऐसा। ओके, आगे चलेंगे। इसको आप दूसरे तरीके से भी इस डाटा को इसकी इंटरप्रिटेशन ले सकते हो कि एक लेबर आवर के अंदर ये कितना वीट बनाती है। द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइंड बिटवीन, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक आरटीए है, उस आरटीए का नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, और एक इसके बीच में साइन हुआ है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। So this RTA is signed between the 3 countries. One is United States of America, Canada and Mexico. 35 का आंसर इज बी। आगे, what does TRIPS stand for? तो हमने RTAs पढ़े थे ना, उसमें से एक ट्रिप्स भी था। ओके, सो ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? ट्रिप्स का मतलब होता है बेटा ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, सो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो मैटर हम डिस्कस करते हैं दैट आर कवर्ड अंडर ट्रिप्स। आगे, सपोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन, हाँ ये क्वेश्चन अपन ध्यान से देखेंगे। कहता है, वैसे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, सिंपल है। सपोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन INR एंड यूरो चेंजेस फ्रॉम, सो पहले क्या है कि 1 यूरो इज इक्वल टू ₹80, आपका ये रेट था। अब ये चेंज हो गया है, 1 यूरो इज इक्वल टू ₹85, अब ये रेट हो गया है। तो आपको ये बताना है कि What can be said about the change in the value of INR? तो आपको बताना है कि रुपी एप्रिशिएट हुआ है या डेप्रिशिएट हुआ है बेटा? रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, क्योंकि पहले आपको 1 यूरो खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको 1 यूरो खरीदने के लिए 85 रुपीज देने पड़ेंगे, तो आपका लॉस हो रहा है ना। तो यूरो एप्रिशिएट हुआ है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। सो INR हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट यूरो। सो 37 का आंसर क्या बनेगा? 37 का आंसर बनेगा बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। What is the main difference between foreign direct investment and foreign portfolio investment? हम इसको पढ़ लेते हैं, बाकी इसने ऑप्शन क्या दिए हैं, बट मैं आपको बता दूं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडियन एंटिटी हूं और मैं यूएसए के अंदर जाकर इन्वेस्ट करती हूं, और मैं यूएसए के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट इस तरीके की करती हूं कि वहां पे मैं फिजिकल एसेट क्रिएट कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म प्लान है मेरा वहां पे काम करने का, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का मेरा प्लान है, तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वेरएज दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि मैं एक इंडियन इन्वेस्टर हूं और मैं यूएसए के अंदर जाकर यूएसए के स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर बाय कर रही हूं किसी कंपनी के। मेरा प्लान वहां पे कोई शेयर बाय करके वहां पे कोई रियल एसेट क्रिएट करने का नहीं है, फिजिकल एसेट क्रिएट करने का नहीं है। मैं शेयर इस वजह से बाय कर रही हूँ क्योंकि मेरा पर्पस है कि जब वो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा मैं उसको बेच के कैपिटल गेन बुक करके निकल जाऊंगी। सो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो डिफरेंस क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से फिजिकल एसेट क्रिएट होते हैं, क्योंकि जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आप दूसरी कंट्री में जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, आप फैक्ट्रीज खरीदते हो, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। वेयरएज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर खाली आप फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करते हो। फाइनेंशियल एसेट मतलब जैसे कि आपने शेयर्स बाय कर ली, कोई और आपने सिक्योरिटीज बाय कर ली, जिनका पर्पस कोई फिजिकल एसेट क्रिएट करना नहीं है, सिर्फ आपको जो एप्रिसिएशन होगा ना शेयर की वैल्यू में वो एप्रिसिएशन बुक करना है। ठीक है, स्पेक्यूलेशन करना भी आप इसको कह सकते हो। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। बाकी सारे ऑप्शन आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि कहीं पे कुछ उल्टा लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ उल्टा लिखा हुआ है। ऑप्शंस आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये गलत है, और कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। फॉरेन कॉर्पोरेशंस इन्वेस्ट इन इंडिया। सो बाहर की कंट्री या बाहर की कोई एंटिटी, फॉरेन कॉर्पोरेशन मतलब बाहर की कोई कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती है, और उसका पर्पस क्या है? इज टू बेनिफिट फ्रॉम द कंट्रीज पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रिविलेजेस। क्योंकि वो हमारी कंट्री के अंदर ना ऐसा गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि अगर आप हमारी कंट्री के अंदर आकर
अपनी फैक्ट्री डालोगे तो आपको टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे। टैक्स ब्रेक्स मतलब कि आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा एंड कंपैरेटिवली लोअर सैलरी भी है, मतलब हमारी कंट्री में जो लेबर है वो लेबर भी चीप है। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बेटा यहाँ पर आकर तुम फैक्ट्रीज डालोगे। सो तुम यहाँ पे आकर ऐसा कुछ नहीं कि पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कोई शॉर्ट टर्म का प्लान नहीं है तुम्हारा। तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, उसका पर्पस क्या है, तुम यहाँ पे काम करोगे, यहाँ पे तुम बिजनेस करोगे, पैसा कमाओगे, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि तुम यहाँ पे टैक्स पे कंसेशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उसका रीजन क्या है, हमारी कंट्री के अंदर लेबर चीप है तो तुम्हें सैलरी कम पे करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब तुम्हारी जो वेजेस का खर्चा है वो कम होगा, तुम्हारी कॉस्ट कम होगी। इस वजह से अगर बाहर की कंपनी जब हमारी इंडिया के अंदर आकर फैक्ट्री लगाती है तो उस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40th, अ टैरिफ व्हिच आर WTO मेंबर बाइंड इटसेल्फ विद अ लीगल कमिटमेंट। मान लेते हैं कि ये WTO है, ठीक है, और इस WTO के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे, जस्ट एन एग्जांपल कि WTO के अंदर टोटल 5 मेंबर कंट्रीज है, तो इन्होंने एक अग्रीमेंट किया हुआ है कि हम ना एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम टैरिफ कितना लगाएंगे। तो इस टाइप के टैरिफ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बाउंड टैरिफ। रीजन बिंग, क्योंकि आपने एक लिमिट सेट कर दी ना मैक्सिमम, तो क्या कह रही है, बाइंड इटसेल्फ विद अ लीगल कमिटमेंट नॉट टू रेज टैरिफ अबव अ सर्टेन लेवल, कि हम इतना मैक्सिमम टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर। सो दिस काइंड ऑफ टैरिफ इज नोन एज बाउंड टैरिफ। Okay, question number 41. Which of the following is not a key assumption of Ricardo's theory of comparative advantage? So रिकार्डो ने जो थ्योरी दी थी कंपैरेटिव एडवांटेज की, जिसके ऊपर हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हेल्प से हमने ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था, नीचे उससे रिलेटेड अजम्पशंस लिखी हुई हैं। आपको बताना है कि उस थ्योरी से जुड़ी हुई अजम्पशन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी अजम्पशन नहीं है। मैं ऑप्शन पढ़ूंगी तभी अपने को पता लगेगा। सबसे पहले रिकार्डो ने जब थ्योरी बनाई थी तो उन्होंने अज्यूम किया था कि 2 ही कंट्री है, ये बिल्कुल सही बात है, एंड हर एक कंट्री के पास कोई ना कोई तो सामान को बनाने की एडवांटेज होगी, है ना। मतलब जैसे कि 2 कंट्री, अभी हमने ऊपर एग्जांपल भी लिया ना यहाँ पे, तो 2 कंट्री थी X और Y और 2 प्रोडक्ट थे, तो यही थ्योरी के अंदर अजम्पशन ली गई थी रिकार्डो ने जब कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी दी। तो यहाँ पे भी ये लाइन बिल्कुल सही है कि 2 कंट्री होंगी और हर एक कंट्री के पास किसी सामान को बनाने की एडवांटेज तो है। रिसोर्सेज आर इमोबिल बिटवीन द कंट्रीज, हाँ ये भी अजम्पशन ली थी कि रिसोर्सेज इमोबिल है, मतलब इंडिया का लेबर यूएसए में नहीं जा सकता, यूएसए का लेबर इंडिया में नहीं आ सकता, नहीं तो वो थ्योरी फॉरफिट हो जाएगी। बट मोबिल विद इन अ कंट्री, हाँ बट आपका लेबर एक सिटी से दूसरी सिटी में तो जा सकता है। ट्रेड अकर्स ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी, बेटा ये कोई अजम्पशन नहीं थी कि ट्रेड तभी होगा जब टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है, ये थ्योरी नहीं थी। ट्रेड कब होगा 2 कंट्रीज के बीच, जब एक कंट्री के पास किसी सामान को बनाने की एडवांटेज है और दूसरी कंट्री के पास किसी और सामान को बनाने की एडवांटेज है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब एक कंट्री किसी सामान को बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है और दूसरी कंट्री किसी और सामान को बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, मैं एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंपैरेटिव की बात कर रही हूँ, और उससे मैंने आपको समझाया था हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से वो मेजर करते हैं। सो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ट्रेड, जैसे कि यूएसए है तो यूएसए के अंदर टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, ओके, और इंडिया के अंदर नहीं है, सो क्या इस रीजन की वजह से ट्रेड होगा, ये बोला था कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ने, नहीं, ये अजम्पशन नहीं थी। सो दिस इज योर राइट आंसर। 41 का आंसर क्या बनेगा, सी, क्योंकि ये अजम्पशन नहीं थी थ्योरी की। आगे, बोथ द कंट्रीज इन ट्रेड कैन बेनिफिट इवन इफ, हाँ बेटा ये बिल्कुल अजम्पशंस थी, क्योंकि देखो जैसे कि अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपको लेके जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये एब्सोल्यूट एडवांटेज की इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंट्री एक्स और कंट्री वाई, यहाँ पे कंट्री एक्स के पास क्लियरली एक कमोडिटी को बनाने का एब्सोल्यूट एडवांटेज है और कंट्री वाई के पास दूसरी कमोडिटी को बनाने का एब्सोल्यूट एडवांटेज है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंट्री एक्स के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों कमोडिटीज को बनाने का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक कंट्री के पास दोनों कमोडिटीज को बनाने का एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो इन 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड नहीं होगा। वहां पे हमने कौन सी थ्योरी देखी हुई है, कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी, कि आप वो सामान बना के एक्सपोर्ट, जैसे कंट्री एक्स वो सामान बना के एक्सपोर्ट करे जिसको बनाने की उसके पास एडवांटेज है, और कंट्री वाई भी वो सामान बनाकर एक्सपोर्ट करे जिसको बनाने में वो कम बुरी है। सो यहाँ पे ट्रेड होता है बेटा इस रीजंस की वजह से। तो ये असम्पशन हमने ली थी कि दोनों ही कंट्रीज ट्रेड से बेनिफिट हो सकती हैं, तब भी अगर एक कंट्री सामान को बनाने में कम एफिशिएंट है। सो दिस इज ऑल्सो द असम्पशन। 42. Which of the following is potential benefit of foreign direct investment for the host country? होस्ट कंट्री कौन सी कंट्री होती है, जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है।
तो आपको नीचे दिए गए ऑप्शन पढ़ के ये बताना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि यूएसए का कोई इन्वेस्टर इंडिया के अंदर फैक्ट्री डाल रहा है तो उसका एडवांटेज इंडिया को क्या मिलेगा। पढ़ लेते हैं। इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन ड्यू टू, अरे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा आगे। रिडक्शन इन टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, रिडक्शन नहीं होता टेक्नोलॉजी में। अगर यूएसए की कोई एंटिटी इंडिया के अंदर अपनी सब्सिडी डालती है या इधर इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ पे फैक्ट्री डाल रही है, तो उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आएगा, तो इससे इंडिया को, होस्ट कंट्री को टेक्नोलॉजी में बेनिफिट मिलेगा, ना कि रिडक्शन मिलेगा। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड स्किल डेवलपमेंट, यस दिस इज द एडवांटेज कि जब आप फॉर एग्जांपल यूएसए की किसी कंपनी ने इधर अपना सब्सिडी डाला, यहाँ पे अपना कोई ब्रांच लगाया, राइट, यहाँ पे फैक्ट्री डाली, तो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यहाँ पे स्किल के अंदर एनहेंसमेंट होगा। सो दिस इज द एडवांटेज। डिपेंडेंस हो जाएगा, नहीं डिपेंडेंस हो जाएगा तो डिसएडवांटेज के अंदर कवर होता है, ये एडवांटेज नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 43, इफ अ कंट्रीज करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग इट मीन्स, आप बताओ इसका मतलब क्या होता है। मतलब जैसे कि पहले $1 इज इक्वल टू ₹80 था, अब $1 इज इक्वल टू ₹85 है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूं कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर। तो आपको इसका इंप्लीकेशन बताना है, इसका मतलब बताना है, ठीक है। कहता है डोमेस्टिक करेंसी इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब होता है बेटा कि अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, राइट, ना कि वो इंक्रीज हो रही है। कंट्री का एक्सपोर्ट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव टू फॉरेन बायर, नो नो नो। मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन अभी कराया, कंट्री का एक्सपोर्ट पता है कब एक्सपेंसिव होता है, जब आपकी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होती है, तभी तो वो एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि लोग ऐसा बोलेंगे। देखो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपेंसिव होगा। अगर आपकी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होती है ना तो इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि अगर इंडिया का इंपोर्टर बाहर से सामान मंगा रहा था तो पहले उसको पेमेंट करनी थी डॉलर में, तो $1 खरीदने के लिए उसको ₹80 देने पड़ते थे, अब उसको $1 खरीदने के लिए ₹85 पे करने पड़ेंगे, तो इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया आपके लिए, राइट। लेकिन एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव कब होता है, जब रुपी एप्रिशिएट होगा। सो अगर $1 इज इक्वल टू ₹80 था पहले और अब $1 इज इक्वल टू ₹75 हो गया है, तो बेटा इस सिचुएशन के अंदर एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, तो लोग आपकी कंट्री से एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। जो हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ट्रेड का वो आपका कम हो जाएगा। सो अगर कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो कंट्री का एक्सपोर्ट चीप होता है, चीप सस्ता हो जाता है, क्योंकि आपकी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होगी ना, अब लोग बोलेंगे इंडिया से सामान खरीदते हैं, क्योंकि हमें इंडिया से सामान खरीदने में कम पैसे पे करने पड़ेंगे। So it will potentially will boost your trade. So this is the right answer. ये आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, गलत ऑप्शन है कि सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा सप्लाई ऑफ मनी। ओके, हमें इंप्लीकेशन पूछ रहा है वो, आप सेंट्रल बैंक के एक्शन के ऊपर क्यों ऑप्शन दे रहे हो, ये अपने क्वेश्चन से ही रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, इन इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन, ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या मतलब क्वेश्चन क्या है। कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव फॉर कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीलेटरल ट्रेड टॉक्स। कहते हैं कि अगर नेगोशिएशन हो रही है मल्टीलेटरल ट्रेड टॉक्स के अंदर, सबसे ज्यादा कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज बैठी हुई है ना, वो आपस में नेगोशिएशन कर रही हैं, तो वो उनका कॉमन टॉपिक क्या होगा, ट्रेड बैरियर्स को कम करना, कि भाई ज्यादा जितना हो सके इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सके तो उसके लिए हम जितना हो सके कम टैरिफ लगाए, ये आपका मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव है। टू इंक्रीज द टैरिफ नहीं, so to reduce the trade barriers and promote free trade, yes, so that is the goal. So 44 का आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following is an example of multilateral trade agreement? Multilateral trade agreement एक ऐसा ट्रेड अग्रीमेंट होता है जो मल्टीपल कंट्रीज के बीच में साइन होता है, ठीक है, जहां पे लिखे होते हैं टर्म्स कि वो किन टर्म्स के ऊपर एक दूसरे के साथ ट्रेड करेगी, और WTO उसका एग्जाम्पल है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स, ठीक है। सो 45 का आंसर क्या बनेगा, सी। Which of the following is the primary objective of bilateral trade agreement? तो बेटा bilateral trade agreement क्या होता है, जैसे कि इंडिया और यूएसए ने एक अग्रीमेंट किया हुआ है कि इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड किन टर्म्स के ऊपर होगा। मतलब जब दो कंट्रीज अग्रीमेंट करती हैं, बाय का मतलब क्या होता है टू, कि किन टर्म्स के ऊपर वो एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, जितने भी आरटीएस होते हैं उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड बैरियर्स को कम करना। सो टू क्रिएट द ट्रेड बैरियर नहीं, टू एस्टैब्लिश द फ्री ट्रेड, हाँ, लेकिन क्योंकि ये बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट है ना, तो फ्री ट्रेड को प्रमोट करना बिटवीन द टू कंट्रीज बाय एलिमिनेटिंग दी
tariff and restriction. So this is going to be answer of this question, right? Mutual military cooperation, क्यों मिलिट्री कहाँ से आ गई यहाँ पे? Standardize the monetary policies, नहीं, monetary policies तो हमने बाद में जो पढ़ा था ना, वहाँ पे जाके आया था कि हम एक कॉमन, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है फिर वो कॉमन करेंसी भी यूज करने लग जाती हैं, वो यहाँ पे वो डिस्कशन है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट. क्वेश्चन नंबर 47, एक्सटर्नल डेट हैज शोन एट द एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ. सो जैसे कि इंडिया ने यूएसए से लोन लिया हुआ है, ओके, आपने लोन कब लिया है? मान लेते 1 अप्रैल 2026 को लोन लिया है. कितने अमाउंट का? डॉलर 1 लाख रुपए का लोन लिया है. जब आपने ये लोन लिया उस टाइम पे रेट क्या था? $1 इज इक्वल टू ₹80 था. तो बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ये लोन, आप तो इंडियन हो ना, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तो रुपी में एंट्री पड़ेगी. तो आप रेट कौन सा लोगे? ये लोन को दिखाने का. तो आप रेट लोगे वो जो उस दिन रेट था जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था लोन लेने का. सो आप रेट लेते हो ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डेट. 47 का आंसर वुड बी ए. आगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज कब कहां पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? ये क्लोज इंट्रोड्यूस्ड हुआ था गैट में. 48 का आंसर इज बी. आप में से ज्यादातर लोग हो सकता है WTO बोले, लेकिन नहीं बेटा, पहले गैट होता था और उसके बाद गैट ही WTO के अंदर जाकर वो कन्वर्ट हुआ है, मतलब गैट को ही आगे एक्सटेंड किया गया था इनटू WTO. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, दिस मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन गैट इनिशियली. Which term describe the movement of capital from one country to another country to exploit the investment opportunity? So कहता है कि आप मुझे बताओ कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया बट आपको आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि मैं इंडियन इन्वेस्टर हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को यूएसए के अंदर मैं इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. मतलब आपका पर्पस क्या है? स्पेक्यूलेशन करना. आपका पर्पस है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना, कि यूएसए के अभी आपको प्राइस जो शेयर्स के वो सस्ते दिखाई दे रहे हैं यूएसए की कंपनीज के अंदर, आप आज इन्वेस्ट करोगे, जब वो उनके प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप उस फ्यूचर में उस शेयर को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लोगे. तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को आप कहते हो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 50th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो सम गेम? जीरो सम गेम क्या होता है? जीरो सम गेम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे अगर एक कंट्री जीतेगी तो दूसरी कंट्री को हारना पड़ेगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो सम गेम? बेटा कंपटीशन फॉर मार्केट इज अ जीरो सम गेम. और उसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि अगर एक कंपटीशन फॉर मार्केट शेयर का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपकी ये मार्केट है, ठीक है, और ये दो ही कंपनी है यहाँ पे ए और बी जो काम कर रही है. अभी बी का शेयर ज्यादा है, अगर ए का शेयर बढ़ेगा तो बी को लूज होगा ना, एक बढ़ेगा तो बी मार्केट में उसका शेयर कम होगा. सो ये क्या है? कॉम्पिटिशन फॉर मार्केट शेयर, कि जब दो कंपनीज या जितनी भी कंपनीज मार्केट के अंदर है जब वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही हैं तो दैट इज अ जीरो सम गेम. क्योंकि एक कंपनी अगर गेन करेगी मार्केट शेयर को तो दूसरे को लूज करना पड़ेगा. और जीरो सम गेम का मतलब ये होता है वन विल गेन एंड अनदर विल लूज, कि एक गेन करेगा और दूसरा लूज करेगा. सो 50th का आंसर वुड बी बी. इन हेक्सचर-ओलन थ्योरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने थे? 2. हेक्सचर-ओलन थ्योरी के अंदर 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लेबर और टेक्नोलॉजी. हमने उसको उस तरीके से समझा था, ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स दैट अ कंट्री कैन इंक्रीज इट्स वेल्थ बाय एनकरेजिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट? आपको बताना कि इनमें से कौन सी थ्योरी ने ये बोला था कि अगर आपको रूल करना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, एग्रेसिव एक्सपोर्ट होना चाहिए. मर्केंटिलिस्ट थ्योरी थी ना, मर्केंटिलिज्म. सो 52 का आंसर वुड बी सी, ठीक है. आगे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर? आपको बताना कि इसमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है. सो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, यस इट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर. सो नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? देखो 2 टाइप के बैरियर होते हैं. एक होते हैं टैरिफ बैरियर, कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अपनी कंट्री के अंदर ज्यादा इंपोर्ट हो तो इसलिए उसने टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ठीक है, ड्यूटी लगा दी उसने. दूसरा क्या है कि आप ड्यूटी नहीं लगा रहे बट आपका पर्पस वही है कि आप नहीं चाहते कि इंपोर्ट अपनी कंट्री के अंदर ज्यादा हो, तो आप ना कुछ और काम कर देते हो. जैसे कि आपने रूल्स ऐसे बना दिए जो स्ट्रिक्ट है कि अगर आपको हमारी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करना है ना तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बना दी है. ओके, सो इट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर. क्योंकि अगर आप ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन को कॉम्प्लेक्स कर दोगे, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, क्वालिटी चेक ज्यादा लगा दोगे तो आपकी कंट्री के अंदर लोग सामान वैसे नहीं बेचना चाहेंगे. ओके, सो कहता है ये तो डेफिनेटली एक नॉन टैरिफ बैरियर है. काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, बेटा ड्यूटी है ना, वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है तो वो टैरिफ बैरियर है. इट इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर.
प्री शिपमेंट प्रोडक्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ये भी नॉन टैरिफ बैरियर होता है कि अगर आप हमारी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हो ना सामान, तो उससे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा शिपमेंट करने से पहले। तो मतलब आपने इतने ज्यादा रूल्स रेगुलेशन बना दिए। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑल मार्केट टेंड्स टू हैव सेम एक्सचेंज रेट। सो बेसिकली क्या होता है कि दो मार्केट होती है अपनी, है ना, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मार्केट, और दूसरी कौन सी होती है, स्पॉट एक्सचेंज रेट मार्केट। ये हम पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। सो स्पॉट एक्सचेंज रेट मार्केट, जैसे कि अभी अगर आपको जाकर इंडिया और फॉरवर्ड एक्सचेंज स्पॉट एक्सचेंज रेट मार्केट, मतलब जैसे कि अगर आप अभी जाओगे स्पॉट एक्सचेंज मार्केट के अंदर, आपको एक कोड देखने को मिलेगा इंडिया और यूएसए की करेंसी का। जैसे कि ये ऐसा हो सकता है कि $1 इज इक्वल टू ₹85। एक और मार्केट है बेटा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, यहां पे भी एक कोड अपने को देखने को मिलेगा, $1 इज इक्वल टू ये ₹90 हो सकता है। ओके, ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। यहीं से कंसेप्ट आया था फॉरवर्ड प्रीमियम का और फॉरवर्ड डिस्काउंट का। ओके, सो इसको जो रेट स्पॉट मार्केट के अंदर होता है उसको हम स्पॉट रेट कहते हैं, और जो रेट फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट के अंदर होता है उसको हम फॉरवर्ड रेट कहते हैं। और अगर फॉरवर्ड रेट स्पॉट से ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम है, और अगर फॉरवर्ड रेट लेस होता है स्पॉट मार्केट के अंदर जो रेट है, हम बोलते हैं कि स्पॉट डिस्काउंट है, सॉरी फॉरवर्ड डिस्काउंट है। ओके, ये मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन और बताए यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, अब सुनना, एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जब ये रेट सेम हो जाएगा, राइट, तो वो सिचुएशन आर्बिट्रेज उसको हम बोलते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑल मार्केट टू हैव द सेम एक्सचेंज रेट फॉर अ गिवन करेंसी। तो वो किस वजह से हो सकता है, वो आर्बिट्रेज की वजह से हो सकता है। ये डीप कंसेप्ट है, अभी डिस्कस नहीं हो पाएगा, आप समझ लो कि मतलब वो टाइम, वो पॉइंट ऑफ टाइम जब जितनी भी मार्केट है, जैसे कि फॉरवर्ड मार्केट के अंदर और स्पॉट मार्केट के अंदर, जब $1 का रेट सेम हो जाएगा, मतलब ऐसे कि यहां पे भी $1 इज इक्वल टू ₹90 है और यहां पे भी $1 इज इक्वल टू ₹90। ये किसकी वजह से हो सकता है, ये आर्बिट्रेज की वजह से हो सकता है। ओके, चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्व्स। अगर एक ग्रुप है कंट्रीज का ABCD ऐसे, और उनके बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड मे अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू अदर कंट्रीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड ब्लॉक। ओके, उसको ट्रेड ब्लॉक बोलते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन ऊपर भी आया है, उसके लिए मैंने 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन नीचे डाल के रखे हैं। व्हिच टैरिफ इज एक्सप्रेस्ड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। सुनना, कहता है कि उस टैरिफ का नाम बताओ कि वो कौन सा टैरिफ है जिसको आप एक्सप्रेस करोगे आइदर या तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स डिपेंडिंग अपॉन विच जनरेट्स द मोस्ट इनकम और लिस्ट इनकम एट द टाइम फॉर द कंट्री। सो उस टाइप की टैरिफ को हम कहते हैं, दैट काइंड ऑफ टैरिफ इज नोन एज मिक्स टैरिफ। मैं आपको बताती हूँ। सो मिक्स टैरिफ, फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं, एक सेकंड रुकना बस, रिकॉर्ड हो रहा है। यस, सो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसको समझाने के लिए। मान लेते हैं कि दो अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर होंगे। फॉर एग्जांपल, एक होगा अपना एड वैलोरम टैरिफ का स्ट्रक्चर, कि आप कितना वैल्यू का इंपोर्ट कर रहे हो। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि एड वैलोरम टैरिफ क्या है, दैट 10% ऑफ द वैल्यू, कि आप जितना भी इंपोर्ट करोगे उसका 10%, जितनी भी वैल्यू का आप इंपोर्ट करोगे उतना 10% आपका टैरिफ बनेगा। ओके, या बेटा दूसरा क्या होगा, स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल जितना भी आप इंपोर्ट करोगे ना, मैं बात कर रही हूँ कमोडिटी, अपने को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हर एक कमोडिटी के ऊपर अलग टैरिफ होता है। कॉटन, तो टैरिफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर वो मिक्स टैरिफ है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि या तो जितने वैल्यू का कॉटन आप इंपोर्ट करोगे उसका 10% आपके ऊपर टैरिफ लगेगा, या तो फिक्स्ड अमाउंट है कि आपको ₹3000 पर टन ऑफ कॉटन टैरिफ देना पड़ेगा। इसमें से लगेगा कौन सा, विच एवर इज हायर, जो भी हायर, मतलब जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा होगा। ओके, सो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर आपने कॉटन इंपोर्ट किया और कॉटन कितने टन था, 5 टन, ठीक है, और वो कितनी वैल्यू का था, वो 6 लाख वैल्यू का था। ओके, तो तुम पहले निकालोगे 6 लाख का 10%, तो कितना बना, 60,000 बना। फिर तुम निकालोगे
3000 इंटू 5 टन, क्योंकि हर एक टन के ऊपर टैरिफ कितना है 3000, तुमने कितना मंगवाया 5 टन, तो कितना टैरिफ बना 1,50,000। सो इसका मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां पे ज्यादा होगा, टैरिफ गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू बनता है इतना 1,50,000। सो मतलब ये तुम्हारा टैरिफ बन गया। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिक्स्ड टैरिफ। 56 का आंसर क्या बनेगा, सी। ये क्वेश्चन है तुम्हारा जो ये लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या एक बार। हाँ, ये हम ऊपर कर चुके बेटा, ये सेल्फ है तुम्हारे ऊपर। एस्केलेटेड टैरिफ का मतलब हमने ऊपर देख लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एनिमल प्लांट लाइफ। सो हमने एसपीएस मेजर पढ़े थे, ठीक है। सो उसको हम क्या कहते हैं, एसपीएस मेजर्स, राइट। सो मतलब कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी मेजर जो गवर्नमेंट लेती है अपनी लाइफ को बचाने के लिए, वो प्लांट लाइफ हो सकती है, वो ह्यूमन लाइफ हो सकती है, वो मरीन लाइफ हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बताती हूँ, आप चाइना से इंपोर्ट करते थे मीट, बट चाइना के अंदर एवियन फ्लू फैल रहा है, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि आप चाइना से मीट नहीं आप इंपोर्ट कर पाओगे। तो उसका पर्पस क्या है, आपकी कंट्री के लोगों को बचाना। ओके, सो इस टाइप के मेजर्स को हम कहते हैं एसपीएस मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 59, with regard to international trade, the European Union can be categorized as। so यूरोपियन यूनियन को हम क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन एग्जांपल्स होते हैं कस्टम यूनियंस का। सो हमने ट्रेडिंग ब्लॉक पढ़ा है, एफटीए पढ़ा है, यूनिट नंबर 3 के अंदर बायलैटरल अग्रीमेंट्स पढ़ा है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कस्टम यूनियन। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज। सो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी किसने दी थी, हेक्सचर ओलिन ने दी थी, तो इसको हम हेक्सचर ओलिन थ्योरी भी बोलते हैं। कि जिस कंट्री के पास, जैसे कि यूएसए है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है, तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट जो है उनको बना के एक्सपोर्ट करे। और जैसे कि इंडिया लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, तो वो ऐसे सामान बनाए जो लेबर जहाँ पे लगता है उसको बना के एक्सपोर्ट करे, सिंपल। सो उसको हम हेक्सचर ओलिन थ्योरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच टैरिफ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ड्यूटीज विच आर पेबल बाय, अच्छा बेटा, सो जो स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर आप कंप्यूट करते हो उस टाइप के टैरिफ को हम कहते हैं टेक्निकल टैरिफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, ये भी रिपीट हुआ है दोबारा से, एम्बार्गोज इसका आंसर है, इसको आप बाद में देख सकते हो। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, किसने दी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, इट वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। 63 का आंसर वुड बी बी। 64, Which of the following country is not a member of G20 economies? ट्यूनीशिया मेंबर नहीं है। अब बन गया होगा तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपकी बुक के अंदर डाटा पुराना है, बट ट्यूनीशिया इज द एग्जांपल, इज द आंसर। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल सेज, नेशनल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल कहता है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी इसको। ये प्रिंसिपल कहता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट लेते हैं, कॉटन, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, मोबाइल फोन इजी रहेगा, मोबाइल फोन। ओके, सो ऐसा है कि अगर इंडिया के अंदर कोई मोबाइल फ़ोन बनता है और आप उसको बाय करने के लिए जाते हो, तो आपको जीएसटी 18% का प्रिस्क्राइब्ड है, गवर्नमेंट ने 18% का जीएसटी है। सो अगर 100 रुपये का मोबाइल फ़ोन की वैल्यू है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो 18% जीएसटी लगेगा, तो 118 रुपये वो पड़ेगा, ठीक है, ये इसका प्राइस आ जाएगा। इस तरीके से आप इतनी पेमेंट करके वो मोबाइल फ़ोन आप खरीद के लेकर आओगे। सो नेशनल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल कहता है कि ऐसे ही अगर कोई मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हो आप, सो कंट्री इंडिया है, सो इंडिया को कोई इंपोर्टर है, ठीक है, इंपोर्टर है, वो मोबाइल फोन को इंपोर्ट करता है लेट्स से चाइना से। सो बेटा उसका प्राइस कितना था, एग्जांपल है 80 रुपीज़ था, इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगी। ये भी एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि मोबाइल फोन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 10% की है, तो 8 रुपये की आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगी। तो अब ये जब आपकी मार्केट के अंदर आएगा तो ये 88 का हो चुका है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी तो कितनी भी लग सकती है इसके ऊपर, उसका नेशनल ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है। एक बार जब वो आपकी गुड डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए निकल गया, मतलब वो क्लियर हो गया, उसके ऊपर इंपोर्ट आपने ड्यूटी आपने पे कर दी, उसके बाद इसके ऊपर भी, क्योंकि अगर ये सेम मोबाइल फोन है, सेम कैटेगरी का मोबाइल फोन है, तो जीएसटी इसके ऊपर भी 18% ही लगना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसे नहीं कह सकती क्योंकि ये इंपोर्टेड मोबाइल फोन है तो इसके ऊपर जीएसटी 28% लगाएंगे। सो ये अगर आप ऐसा करोगे तो दिस इज द वोलेशन ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। सो नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि एक बार कोई भी गुड आपकी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ गया तो उसके ऊपर उसको जो ट्रीटमेंट मिलेगी वो ट्रीटमेंट इक्वल मिलनी चाहिए।
इम्पोर्टेड गुड्स एंड डोमेस्टिक गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ये लिखा इतने सिंपल तरीके से है कि बट इस तरीके से भी आ सकता है कि ये अभी तो ईजी लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि आप उसको इक्वल ट्रीटमेंट दो, बट उसका एक्चुअल में जो इम्प्लीकेशन है वो ये है, इसको हम नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द टर्म रीवैल्यूएशन इज अप्लाइड टू। सो रीवैल्यूएशन ये हम अप्लाई करते हैं उस एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जहाँ पे एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स्ड होता है, राइट। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वहाँ पे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होती है। रीवैल्यूएशन कौन करता है? कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है। सो कंट्री का सेंट्रल बैंक जब पैगिंग करते हैं, इसको हम हार्ड पैगिंग भी कहते हैं, वो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, एनी एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस बाय सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई। सो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरफेयर करता है या कोई भी सेंट्रल बैंक अगर इंटरफेयर करता है इन इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट एज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। ओके, आपको बताना है कि इस टाइप के इंटरवेंशन अगर आप कर सकते हो तो उस टाइप के एक्सचेंज रिजाइम को हम क्या कहते हैं? दैट काइंड ऑफ एक्सचेंज रिजाइम इज नोन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम, कि जहाँ पे मार्केट डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई फॉरेन करेंसी की डिसाइड करती है कि रेट क्या होना चाहिए, बट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करके उस रेट को मैनेज कर सकता है। सो उसको हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 68, अकॉर्डिंग टू हेक्सर-ओलिन थ्योरी, तो हेक्सर-ओलिन थ्योरी दी थी हेक्सर-ओलिन ने, अ कंट्री विल हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट। सो कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज कब आएगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दैट रिक्वायर लेबर इंटेंसिव टेक्निक इफ द कंट्री हैज सरप्लस ऑफ कैपिटल। नो बेटा, अगर आपके पास सरप्लस ऑफ लेबर है और आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बना के आप एक्सपोर्ट करोगे तब आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। सो गलत है ऑप्शन। यूटिलाइज्ड अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यस, दैट द कंट्री हैज इन लार्ज इन सप्लाई। कहता है कि आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज तब आएगा जब आप वो सामान बना के एक्सपोर्ट करोगे जिस टाइप की फैक्टर की आपके पास अबंडेंस है। जैसे कि अगर आपके पास लेबर ज्यादा है तो फिर आप लेबर से बनने वाला सामान, ऐसा सामान बना के आप एक्सपोर्ट करो जिसके लिए लेबर चाहिए, राइट। और अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बेटर है, तो आप ऐसा सामान बना के आप एक्सपोर्ट करो जिसके लिए टेक्नोलॉजी लगती है। सो इसको हम लेबर अबंडेंस थ्योरी भी कहते हैं, हेक्सर-ओलिन थ्योरी भी कहते हैं। 68 का बी, which of the following is the main motivation for companies to engage in the foreign direct investment। आपको ये बताना है कि इसमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कंपनी के लिए क्या मोटिवेशन बनता है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। मतलब फायदा पूछ रहा है वो आपसे कि इससे फायदा क्या होता है। एक बार ऑप्शन पढ़ ले। टू रिड्यूस द फॉरेन कॉम्पिटिशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, नो। सो कॉम्पिटिशन कम थोड़ी होता है, कॉम्पिटिशन तो बढ़ता है। टू गेन, यस, आप ना इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैं इंडिया का कोई कंपनी हूँ, रिलायंस कंपनी, वो यूएसए के अंदर क्यों इन्वेस्ट करेगी? वो यूएसए के अंदर क्यों फैक्ट्री लगाएगी जाके? नई मार्केट को एक्सेस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, नए रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए, टैक्सेस अवॉइड करने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे अगर दूसरी कंट्री के अंदर मेरे को टैक्स का बेनिफिट दिखाई देगा तो भी ये रीजन बनता है कि आप दूसरी कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करोगे। टू लोअर द लेबर कॉस्ट, नो, आउटसोर्सिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following would be an impact of revaluation of country's currency। सो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? जैसे कि $1 पहले ₹80 था और अब $1 इज इक्वल टू ₹75 हो गया। मतलब इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, बट ये हार्ड पैगिंग में आरबीआई जब इसको करता है तो इसको हम रिवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। सो आपको बताना है कि इसका इफेक्ट क्या आएगा। कंट्री के एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी, अरे कम हो जाएगी कंट्री के एक्सपोर्ट की डिमांड। अ डिक्रीज इन दी कॉस्ट फॉर, यस, इम्पोर्ट सस्ता हो जाएगा। इम्पोर्ट सस्ता क्यों हो जाएगा? एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा और इम्पोर्ट सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अब देखो ना रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए इम्पोर्ट सस्ता हो जाएगा। तो जो लोग इम्पोर्ट करते थे अब उनको कॉस्ट कम लगेगी। ये भी गलत है। कंट्री का एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया तो हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, ऊपर हम डिस्कस कर चुके थे, बट एक क्वेश्चन अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, नो, ठीक है। सो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है वो अपना कम हो जाएगा। यस, सो दैट वाज योर एंटायर डिस्कशन। चलो, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मिशन 15 सीरीज खत्म होता है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इस लेक्चर को मैं कल नहीं दे पाई और थोड़ी सी मेरी एनर्जी भी डाउन है। आई होप कि आपको वो बेटर फील नहीं हुआ होगा। थैंक यू सो मच। सी यू
इन द नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम मिलेंगे, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई रियली होप कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो, एंड आई ऑल्सो होप कि आपने इतना टाइम लगाया है इन लेक्चर्स के ऊपर, आपको काफ़ी सारे MCQs एग्जाम में इस डिस्कशन से देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।